फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट क्लास के चैप्टर 7 के तीनों पार्ट्स को। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा आपका पहला, दूसरा करेज एंड टी फ्रॉम असम। तो गाइज ये आपके तीन इसके लेसन्स। तो इसको आज हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये हमारा पहला पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो गाइज इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। हमारे बुजुर्ग उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की याद करते हैं। पुर्तगालियों और उनकी प्रसिद्ध डबल रोटी की। वे डबल रोटी खाने वाले शायद नहीं रहे, पर बनाने वाले अभी भी। गाइस डबल रोटी मतलब ब्रेड। हमारे बीच अब भी मिक्सचर बनाने वाले, सांचे में डालने वाले और डबल रोटी भूनने वाले हैं। ये युगों पुरानी समय द्वारा जांची परखी भट्टियाँ अब भी हैं। उन भट्टियों की आग अभी नहीं बुझी है। बेकार के बाँस की झंझनाहट और धमाके की आवाज़ जो सुबह उसके आने की सूचक दी, कुछ जगह अब भी सुनी जाती हैं। शायद पिता अब जीवित नहीं है, परंतु बेटा अब भी पुश्तैनी रोजगार चलाता है। इन बेकारों को आज तक भी गोवा में पेंडर कहा जाता है। गाइस ये कहानी आपकी गोवा की है, यहाँ पे इन्हें पेंडर बोला जाता है। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा मित्र, साथी और पथ प्रदर्शन हुआ करता था। वे दिन में 2 बार ज़रूर आया करता था। एक बार जब वे सुबह बेचने के लिए रवाना होता और फिर जब वे शाम को अपनी बड़ी टोकरी खाली कर लौटता। उसके बाँस की झंझनाहट भरी धम सी आवाज़ सुनकर हम नींद से जाग जाते और दौड़कर उससे मिलते, उसका अभिवादन करते। ऐसा क्यों था? क्या वे डबल रोटी के प्रति लगाव था? बिल्कुल नहीं। घर की नौकरानी कोई पाशिंग या बास्तिन डबल रोटी खरीदती थी। हमें ब्रांड बैंगल्स की इच्छा होती थी, जो हम सावधानी से चुनते थे। कई बार ये खास तरीके की बनी मीठी ब्रेड होती थी। बेकरी का संगीत में प्रवेश उसकी बाँस से बनी घास छड़ी की झंझंग की आवाज़ से होता था। एक हाथ सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता और दूसरा ज़मीन पर बाँस को मारता। वे घर की मालकिन को सुप्रभात कहता और अपनी टोकरी को सीधे बाँस पर रखता। हम बच्चों को हल्की डांट से एक और धकेल दिया जाता और डबल रोटी नौकरों को दे दी जाती, लेकिन हम हार नहीं मानते। हम किसी भी प्रकार बेच या छोटी दीवार पर चढ़कर टोकरी में झांकते। मुझे अब भी उन खास डबल रोटियों की खुशबू याद है। बड़ों के लिए डबल रोटी और बच्चों के लिए बैंगल्स। तब हम दांत ब्रश करने या सही तरह से मुंह धोने की परवाह भी ना करते। और क्यों करें? टूथब्रश के लिए आम का पत्ता तोड़ने का तकलीफ़ कौन करे? और क्या ये ज़रूरी था? शेर कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता था। आखिर गर्म चाय सब कुछ धोकर साफ कर देगी। शादी के उपहार मीठी ब्रेड बोल के बिना अर्धहीन थी, जैसा पार्टी या भोज का ब्रांड के बिना कोई आकर्षण नहीं था। ये कहना पर्याप्त नहीं था कि बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। घर की औरत को पुत्री की सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाने होते, केक और बेलिंग क्रिसमस और दूसरे उत्सवों पर ज़रूरी होते। इस तरह बाव में बेकर की भट्टी की उपस्थिति बहुत ज़रूरी थी। बेकर या ब्रेड बेचने वाले की उन दिनों एक अजीब पोशाक कबाई होती थी। ये घुटनों तक का लंबा फ्रॉक होता। अपने बचपन में दिनों में हम बेकर को देखते कमीज़ और पैंट पहने, जो पूरी लंबाई से थोड़ी छोटी और हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती। आज भी यदि कोई घुटनों से नीचे तक की हाफ पैंट पहने तो उसे यही सुनने को मिलता है कि वे पैडर जैसी पोशाक पहने हैं। बेकर सुबह सुबह अपने बिल महीने के अंत में वसूलता। महीने का हिसाब पेंसिल से किसी दीवार पर रखा जाता। पुराने दिनों में बैंकिंग वकाई एक लाभदायक रोजगार था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। वे, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और खुशहाल दिखते थे। उनके भरे शरीर इस चीज़ के प्रमाण थे। आज भी किसी कटहल जैसी शारीरिक संरचना वाले की तुलना आसानी से बेकर से की जा सकती है। तो गाइस ये थी हमारी एक स्टोरी। अब हम इसकी दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, करज इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये जो करज है गाइस, ये एक
कॉफ़ी कंट्री, यहाँ पे कॉफ़ी बनती है और ये फेमस है रेन फॉरेस्ट और स्पीसीज़ के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस हम हमारी सेकंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मैसूर और तटीय प्रदेश मंगलौर के मध्य ईश्वर के राज्य से उतरा एक स्वर्ग का टुकड़ा है। पहाड़ियों की इस भूमि में गढ़वाल और वीर पुरुषों की पराजित सुंदर औरतें और जंगली जीव निवास करते हैं। कुग्र का कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है जो सदाबहार वनों, मसालों और काफ़ी बागानों का घर है। इस जिले के 30% में सदाबहार वन है। मानसून के दौरान इतनी वर्षा होती है जो पर्यटकों को दूर रखने के लिए पर्याप्त है। खुशी की ऋतु सितंबर से शुरू होकर मार्च तक रहती है। मानसून संपूर्ण होता है, अच्छी मात्रा में कुछ वर्षा होती है, हवा में कॉफ़ी की तेज़ सुगंध होती है। कॉफ़ी स्टेट और उपनिवेशीय बंगले छात्री नुमा वृक्षों के नीचे मुख्य कोनों पर हैं। कुर्ग के स्वतंत्र जुगारू लोग संवत यूनानी या आरंभ वंशज हैं। एक कथा के अनुसार जब वापस लौटना अव्यवहारिक हो गया तो सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी यहाँ दक्षिण के तट के पास बस गई। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों के विवाह किए और उनकी परंपरागत वीरता विवाह और धार्मिक रिवाजों में उनकी संस्कृति स्पष्ट है जो हिंदुओं की मुख्य धारा से भिन्न है। अरब उत्पत्ति के सिद्धांत को समर्थन कोडाबुआ द्वारा कढ़ाईदार कमरबंद के साथ पहले जाने वाले लंबे काले कोट से मिलता है जिसे कुफिया कहते हैं। ये अरबों व कड़ द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से मिलता जुलता। कुरी घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है और वे अपने पुत्रों और पिताओं से जुड़ी बहुत सी वीरता की कथाएं सुनाने के इच्छुक होते हैं। कुर्ग रेजिमेंट को भारतीय सेना में सबसे अधिक पदक मिले हैं और पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे और अब भी कोडागु भारत में एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की आज्ञा है। कावेरी नदी को सबसे अधिक पानी कुर्ग की पहाड़ियाँ और जंगल से मिलता है। महासीर एक बड़ी ताज़े पानी की मछली इस पानी में अधिक होती है। किंगफिशर अपने शिकार के लिए डुबकी लगाते हैं जबकि गिलहरियाँ और लंगूर पानी की उछाल का या साफ पानी में लहरों के प्रभाव का आनंद लेने के लिए शरारत से आधे खाए फल गिराते हैं। हाथी अपने महावतों द्वारा शरीर रगड़ने का और स्नान का आनंद लेते हैं। सबसे अधिक आराम पसंद व्यक्ति भी यहाँ अत्यधिक ऊर्जा वाले साहसी खेलों नदी में राफ्ट पर चलना, डोंगी चलाना, पहाड़ की चोटी से रस्से द्वारा नीचे उतरना, चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतों पर बाइक चलाना में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत से प्रिय रास्ते हैं। आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ हैं। मध्य आकार का एक बंदर, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और पतले प्रेत, इसका मतलब छिपकलियाँ पेड़ की छतरी से आप पर नज़र रखते हैं। यद्यपि मैं जंगल हाथियों के कारण अलग कदम रखता हूँ, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको कुर्ग का एक अनोखा दृश्य दिखाती हैं। रस्सी वाले पुल के सिर आपको 64 एकड़ के निसागर धम द्वीप ले जाती है, बिल्कुल उनके नज़दीक। भारतीयों की सबसे बड़ी तिब्बत बस्ती में बौद्ध भिक्षुओं से मिलना अतिरिक्त लाभ है। लाल, गेरुओं और पीते वस्त्रों में साधु उन आश्चर्यों में से एक हैं जिनकी तलाश में भारत की दिल और आत्मा की खोज करने वाले पर्यटक आते हैं। सब यहाँ कुर्ग में हैं। तो गाइस ये था हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारा थर्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। द टी फ्रॉम असम। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस हमारा तीसरा एक्सप्लेनेशन है टी फ्रॉम असम। प्रांजल आसमान का एक युवा दिल्ली में राजगीर का सहपाठी है। प्रांजल के पिता आसाम में चाय बागान के मैनेजर हैं और प्रांजल ने गर्मियों की छुट्टियों में राजवीर को अपने घर पर निमंत्रित किया है। तो गाइस जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। तो गाइस स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। चाय गरम गरम चाय, एक विक्रेता ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। चाय गरम गरम चाय, एक विक्रेता ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। वे उसकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब?
हमें 2 कप दे दो, प्रांजल ने कहा। वे भाप निकलते गर्म पेय की चुस्कियां लेने लगे। उनके डिब्बे में लगभग प्रत्येक चाय पी रहा था। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल फिर से जासूसी पुस्तक में खो गया। राजवीर भी जासूसी कहानियों का तीव्र प्रशंसक था, पर इस समय वह सुंदर दृश्यों को देखना चाहता था। चारों ओर हरियाली थी। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। फिर हल्के हरे धान के खेतों से होकर चाय की झाड़ियाँ थीं। ये एक अद्भुत दृश्य था। घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में जहाँ तक नजर जाती चाय की झाड़ियाँ दिखती। लंबे मजबूत छायादार वृक्ष चाय के पौधों को बौन बना रहे थे और सही से लगी झाड़ियों की कतारों से गुड़िया जैसी आकृतियाँ घूमती दिखती। कुछ दूरी पर एक भद्दा सा भवन था जिसकी चिमनियों से धुएं और तरंगें उठ रही थी। ओह, अब ये चाय का देश है, उसने कहा। आसाम में विश्व में सबसे अधिक बागान हैं। तुम इतने बाग देखोगे कि जीवन पर्यंत समाप्त ना हो। मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ता रहता हूँ, राजवीर ने कहा। कोई ठीक से नहीं जानता कि चाय का आविष्कार किया किसने, परंतु बहुत सी दंत कथाएं हैं। एक तो चीन के सम्राट के बारे में है जो सदा पीने से पहले पानी को उबालता था। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों से कुछ पत्तियां पानी में गिर गई और उसे एक स्वादिष्ट सुगंध मिली। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। मुझे एक और सुनाओ, प्रांजल ने कहा। हमारे पास एक भारतीय दंत कथा भी है। एक प्राचीन बौद्ध धर्म ने अपनी पलकें काट ली थी क्योंकि ध्यान के समय उसे नींद आ जाती थी। उन पलकों से 10 चाय के पौधे उगे। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया जाता तो नींद गायब हो जाती। चाय सबसे पहले चीन में पी गई, राजवीर ने कहा। 2700 ई पूर्व में। वास्तव में टी, चाय, चीनी जैसे शब्द चीन के हैं। चाय 17वीं शताब्दी में यूरोप पहुंची और पेय से ज़्यादा औषधि के रूप में पी गई। गाड़ी मैरिनी जंक्शन पर खड़खड़ाकर रुक गई। लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। प्रांजल के माता-पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शीघ्र ही वे डेगिया बारी, प्रांजल के पिता द्वारा संचालित चाय बागान की ओर जा रहे थे। 1 घंटे बाद कार ने तेजी से मुख्य सड़क से दिशा बदली। उन्होंने एक पशुओं का पुल पार किया और डेकिया बारी टी एस्टेट में प्रवेश किया। बजरी की सड़क के दोनों ओर कई एकड़ तक चाय की झाड़ियाँ थीं, सब समान ऊंचाई तक छटी। तोड़ने वाली औरतें समूह में अपनी पीठ पर बांस की टोकरियाँ उठाए और प्लास्टिक के एप्रैल पहने नई अंकुरित पंक्तियाँ तोड़ रही थीं। प्रांजल के पिता ने चाय की पत्तियों से लदे ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए गति धीमी कर दी। ये दूसरा प्रवाह या अंकुरित काल है? नहीं मिस्टर बड़ाहू, राजवीर ने पूछा। ये मई से जुलाई तक का रहता है और सबसे अच्छी पैदावार देता है। लगता है तुमने आने से पहले गृह कार्य किया है, प्रांजल के पिता ने हैरानी से कहा। जी मिस्टर बड़ाऊ, राजवीर ने स्वीकार किया, परंतु जब तक मैं यहाँ हूँ और अधिक सीखने का आशा करता हूँ। तो गाइज़ यही थी हमारी 3 स्टोरीज़। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई है और वीडियो भी अच्छी लगी तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।